नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस टीवी हरियाणा और आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज फिर हम लेकर आए हैं खास पेशकश वोट फैक्टर। फोकस टीवी के इस खास कार्यक्रम के जरिए हम उन फैक्टरों के बारे में चर्चा करते हैं जो हरियाणा की सियासत पर असर डालते हैं। आज की अपनी इस खास पेशकश में बात करेंगे हरियाणा के चुनाव में विकास बनाम मोदी के लहर की। और बीजेपी नेता जहां मोदी के नाम पर हरियाणा के अंदर सभी 10 सीटें जीतने का ख्वाब देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कमान थाम कर मैदान में जुटे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विकास के नाम पर जीत के दावे कर रहे हैं। तो आज वोट फैक्टर में बात हरियाणा के सियासी मैदान में मोदी बनाम हुड्डा से करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेता देश भर में घूमकर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं चुनावी अखाड़े में हरियाणा के अंदर खुद कमान थामने आए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों से विकास के नाम पर कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। जिसके बाद हरियाणा के अंदर लोकसभा का ये चुनाव मोदी वर्सेस हुड्डा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में पर्सनालिटी का फैक्टर। बीजेपी मांग रही है मोदी के नाम पर वोट। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। स्टार प्रचारक करेंगे उम्मीदवारों का बेड़ा पार। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुर्बानियां की। 2014 का लोकसभा चुनाव पूरे देश में भले ही अलग अलग मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, लेकिन हरियाणा में ये चुनाव शख्सियतों के नाम पर लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की बजाय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। वहीं कांग्रेस में स्टार प्रचारक बने हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दरअसल बीजेपी नेताओं को ऐसा लग रहा है कि इस बार पूरे देश में मोदी की लहर है। ऐसे में मोदी के नाम पर वोट मांगना उनके लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। मोदी फैक्टर का मुकाबला करने के लिए हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद ही मोर्चा संभाल रखा है। चुनावी रथ लेकर निकले भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार लोगों के बीच जाकर विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बीमार है, वो तो चुनाव तुम लड़ रहे हो, लेकिन फिर भी खाट पे नहीं हो, टेलीफोन करता रह मिलता है। अब कहाँ गए, सोनारियां गए, फलाने गांव में गए। हाँ भाई, आज मैं जाऊंगा वहाँ, सोनारियां के आसपास के सारे गांव आएंगे। तो बोला मैं तो नहीं आता, लेकिन आप जाओ तो मेरी तरफ से राम राम कह देना सारे भाइयों। मुख्यमंत्री हुड्डा का दावा है कि इस बार जिस तरह का विकास उनके नेतृत्व में यहां पर कांग्रेस ने किया है, उसके बाद अब इस बात में कोई शक नहीं है कि हरियाणा की जनता एक बार फिर लोकसभा के चुनाव में अपना जनादेश कांग्रेस को देगी। लेकिन चेतो, ये समझो तुम्हारा अपना कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है, ये चेतना है आपने, ये समझना है आपने, स्वार्थ से ऊपर समझना है। और जिसने भला किया उसके साथ रहो, जो भला कर सकता उसके साथ रहो, एक हो। और भाई खुड़का करो, बगैर खुड़के के जो है बालक में माँ भी दूध नहीं चाहती। बोलो करोगे खुड़का? खुड़का दूसरा नहीं भाई, आवाज से प्रजातंत्र में कदम युगा तो लग चला दिया कर दिया, खुड़का लग नहीं चलाना हमने। हमारी ताकत वोट की ताकत है। ऐसे में जिस तरह से बीजेपी देश भर में मोदी की लहर बताकर उनके नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रही है, ऐसे में हरियाणा बाकी राज्यों से अलग दिख रहा है, जहां पर विकास के पैमाने पर हरियाणा किसी भी मायने में मोदी के गुजरात से कहीं अव्वल नजर आ रहा है। ऐसे में ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि हरियाणा की जनता मोदी की लहर में बीजेपी को चुनौती या फिर हुड्डा की तरफ से किए जा रहे विकास और उनके वादों पर एक बार फिर से कांग्रेस का साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस टीवी हरियाणा।
नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दो दिलचस्प व्यक्तित्व और दोनों की राजनीतिक पृष्ठभूमि भले ही अलग हो, लेकिन आज पहचान एक है। जी हां, बात जब विकास की आती है तो दोनों के चेहरे सामने आते हैं। कांग्रेस और बीजेपी हमेशा इन्हीं मुख्यमंत्रियों की चर्चा करती है, इनके राज्यों को अव्वल बताती है। अब जब मोदी वर्सेस हुड्डा हो चुकी है पूरी जंग, तो जाहिर तौर पर सवाल ये खड़ा होता है कि दोनों में फिर कौन है नंबर 1। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 खास मेहमान। गुरमीत जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार चंडीगढ़ स्टूडियो से। आशीष दुआ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और चेयरमैन कम्युनिकेशंस। जवाहर यादव स्टूडियो से हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राव रामनिवास। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुरमीत जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं कि इन दोनों व्यक्तित्वों में तुलना कैसे की जाए, क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि तो बहुत जुदा है दोनों की, लेकिन हाँ, विकास की जब बात होती है तो दोनों के चेहरे सामने आते हैं, दोनों का जिक्र अक्सर होता है। लेकिन उससे पहले जवाहर जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि अब सवाल ये हो चुका है कि दोनों में नंबर 1 कौन है। मोदी वर्सेस हुड्डा हो चुकी है क्या पूरी जंग? नहीं, मेरा मानना है कि डिबेट शुरू में ही भटक गई है। डिबेट ने अपने मूल स्वभाव से अलग गलत दिशा में गई। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए हो सकता है कि उनके पास केवल हरियाणा एक उदाहरण हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ गुजरात भी उदाहरण है तो गोवा भी उदाहरण है, भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश भी उदाहरण है जो कृषि में 17% ग्रोथ करता है, तो छत्तीसगढ़ भी उदाहरण है। इसलिए मैं अपनी बात पूरी कह लूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास अन्य राज्यों में ऐसा नहीं, हम उनको भी जो जिस तरह से वो राज्य हमें मिले थे, इसको इस रूप में संदर्भ सकते हैं। जब एनडीए में हमारी सरकार गई तो हम 8.4% की ग्रोथ इस सरकार को देके चले गए थे, जो इन्होंने अब 4.5 बना दी है। हमें जिस रूप में मध्य प्रदेश मिला, जिस रूप में हमें छत्तीसगढ़ मिला, आज उसको हम कहां से कहां लेकर गए। गोवा आज इस बार जवाहर जी, इस बार अगर आप इस 2014 के अपने कैंपेन को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यही नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में अपने तमाम उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि नमो नमो के जाप के साथ ही बैतरनी पार कर ली जाए। हाँ, ये निश्चित है, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी इतना तो तब भी नहीं हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद के लिए आए थे, यहाँ पे लालकृष्ण आडवाणी का नाम सामने आता था, तब भी नहीं होता था। नहीं, ये आप कह रहे, जब श्री आडवाणी जी होते थे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके नेतृत्व में चुनाव गया, तब भी इतना नमो नमो नहीं होता था। अरे नमो कैसे बताइए ना, कोई टाइटल दे दीजिए, कोई नारा दे दीजिए, घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर तरफ मोदी ही मोदी छाए हुए। तब तो लालकृष्ण आडवाणी की लेकर के ऐसा कोई नारा नहीं निकला, अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के ऐसा कोई नारा नहीं निकला। ऐसा नहीं है, अंधेरे में एक चिंगारी अटल बिहारी ये नारा था। जब आप किसी चीज घर घर तक नहीं पहुंचा था जितना मोदी का नाम पहुंचा है, जब आपको इस नारे का ही नहीं पता, जब मैं बता रहा हूं अंधेरे में एक चिंगारी अटल बिहारी। चलिए आ जाते हैं 2014 वापस आ जाते हैं। क्या ये मानकर चला जाए कि कोई कैंडिडेट है ही नहीं, किसी का व्यक्तित्व ऐसा है ही नहीं जिसको नरेंद्र मोदी के इतर देख करके चुनावी मैदान में उतारा जाए और वोट मांगा जाए? हरियाणा कांग्रेस की राजनीति क्या है, मैं हरियाणा कांग्रेस की राजनीति बताता हूं। हरियाणा कांग्रेस की राजनीति क्या है कि हरियाणा कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने आप में विकास पुरुष दिखाना शुरू किया, जिसको मैं नहीं मानता। आज संघर्ष है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधा सीधा राहुल गांधी को चुनौती दी है। जब उन्होंने एक बयान दिया था कि भारतीय कांग्रेस में कुछ लोग होते हैं जो बरात के घोड़े होते हैं, कुछ लोग होते हैं रेस के घोड़े होते हैं, वो हरियाणा के बारे में किसी को टिप्पणी नहीं कर रहे थे, वो सीधा सीधा राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रहे थे कि वो बरात का घोड़ा है, रेस का घोड़ा नहीं है। आज जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो प्रस्ताव है वो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में दिखाना चाहते हैं। वो नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं दे रहे हैं, वो सीधा सीधा राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं कि ये आपका बरात का घोड़ा है, असली रेस का घोड़ा तो मैं हूं और आपको मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं अपने आप को नरेंद्र मोदी के सामने आएंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते। गुरमीत जी, जरा इस इक्वेशन को समझना चाहेंगे। क्या ये मानकर चला जाए कि दोनों ही विकास पुरुष के नाम पे सामने आते हैं? हुड्डा कहते हैं कि हरियाणा को नंबर 1 बनाया है उन्होंने। नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल की बात न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आखिर मसला अटकता कहां पर है? कौन 20 कौन 19 नजर आता है आपको? नहीं, देखिए, ये तो आंकड़ों की बाजीगरी है। अगर आप कांग्रेस के आंकड़े उठाएंगे जो कांग्रेस गुजरात के संबंध में देती है, तो आपने सुना होगा पहले भी कि बच्चों के कुपोषण को लेकर या और चीज़ों में लेकर गुजरात का या जो करीबी रेखा की बात है उसको लेकर कांग्रेस इस बात को नहीं मानती कि गुजरात कोई बहुत ही ऐसा अनोखा उसने विकास किया है। और दूसरी तरफ बीजेपी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल को जो गुजरात का है उसी को लेकर आगे चलती है, यही मानती है कि गुजरात में उन्होंने अपने को प्रूव किया है एक बहुत ही सफल प्रशासक के तौर पे। तो ये तो आंकड़ों के खेल हैं। जहाँ तक राज्यों की बात है, देखिए, ये हमें मानना पड़ेगा कि गुजरात भी शुरू से उन प्रदेशों में नहीं है
जिसको बीमारू प्रदेश कहते थे, जैसे मान लीजिए बिहार के लिए या और कुछ राज्यों के लिए था। तो और हरियाणा भी उन प्रदेशों में नहीं, हरियाणा भी शुरू से देश के विकसित प्रदेशों में रहा है। तो ये श्रेय लेने की होड़ है, काम दोनों जगह निश्चित तौर पर हुआ है और इनके पास अपने आंकड़े हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आंकड़ों में बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप आंकड़े उठाएंगे तो गुजरात के संबंध में भी बहुत से आंकड़े दिए जा सकते हैं और हरियाणा के संबंध में भी बहुत से आंकड़े दिए जा सकते हैं। कई बार हरियाणा में ये बात चलती है कि सामाजिक तौर पर हरियाणा उतनी तरक्की नहीं करता, यहाँ अपराध बहुत है, महिलाओं के विरोध या एक सोच है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब आज की राजनीति में निश्चित तौर पर, क्योंकि मोदी साहब का गुजरात का जो उन्होंने ब्रांडिंग की है, या एक आप देखते ही, आपने देखा ही कि अभी आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल गुजरात गए कि जी हम जाके पोल खोलेंगे, वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। ऐसे ही आप हरियाणा में भी चले जाओगे तो बहुत से शहरों में आपको टूटी सड़कें, बहुत से क्षेत्रों में। एक चीज और यहाँ पर समझना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ यहाँ पर। अगर इस पूरे कार्यक्रम में हम चूंकि तमाम फैक्टर्स की बात करते हैं और आज विषय हमारा पर्सनैलिटी फैक्टर है, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर्सनैलिटी की जब बात सामने आती है तो क्या ये पर्सनैलिटी फैक्टर भी चुनाव में असर डालता है? नहीं, देखिए, ये जो अभी सज्जन शायद भाजपा के जो बोल रहे थे कि राहुल गांधी को चुनौती दे दी है ये करके, ये तो बहुत ही इनकी मतलब हवाई कल्पनाएं हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी में हुड्डा साहब कांग्रेस में आला कमान को या राहुल गांधी को कोई चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें बारात का घोड़ा और रेस का घोड़ा बता रहे, मुझे बिल्कुल ही ये तो हवाई कल्पना लगती है, क्योंकि हाईकमान कांग्रेस में इस प्रकार का कोई पर्सनैलिटी क्लैश हो ही नहीं सकता जब तक गांधी परिवार के लोग वहाँ बैठे हैं। आज आपको पता है कि जो मैनिफेस्टो रिलीज हुई है उसमें किस तरह से राहुल गांधी को प्रोजेक्शन दी गई है। तो वो तो बहुत दूर की कौड़ी है ये मानना कि हुड्डा साहब जो हैं वो कोई अपने को प्रधानमंत्री के पद के दावेदार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जहाँ तक मुख्यमंत्री के तौर पर तो निश्चित ही, क्योंकि हरियाणा में भी आपको पता है कि पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता में दोबारा कांग्रेस लौटी, चाहे थोड़े कम बहुमत के साथ लौटी, और मुख्यमंत्री लगातार 10 सालों से हैं, और वहाँ पर भी आपको मालूम है कि तीसरी पारी मोदी जी को मिली हुई है। तो वो दो ऐसे राज्य भी ऐसे हैं जो विकसित हैं, आंकड़ों में दिखाए जा सकते हैं। इसलिए अगर कांग्रेस ये चाहे कि वो गुजरात के पैरेलल ये दिखाए कि नहीं, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनमें भी बहुत विकास हुआ है, तो वहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन इससे ज़्यादा इसको अगर हम ये माने कि नरेंद्र मोदी के बराबरी करने की कोई बात है, ये आज की तारीख में हमें ये मानने में कोई इनकार नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री पद की प्रोजेक्शन होने से, और जैसा आप अभी खुद कह रहे थे कि मुझे भी 2009 और 2004 के चुनाव याद हैं, ये ठीक है कि नारे बने थे, पर जिस तरह से इलेक्शन को इस बार एक पर्सनैलिटी के आसपास बीजेपी ने केंद्रित किया है, और ये हमने ये तो बीजेपी के अपने नेता कह रहे हैं जो बागी हुए हैं, या गुरमीत जी जब आप कह रहे हैं कि इस तरह से राज्यों में कभी गुजरात नहीं रहा और हरियाणा में भी स्थिति इतनी कभी खराब नहीं रही, इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि जब नरेंद्र मोदी आएंगे हरियाणा में और गुजरात का मॉडल भुनाने की कोशिश करेंगे, हालांकि बीजेपी कह रही है कि वो गोवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी बात करती है, लेकिन 2014 में सिर्फ नमो नमो सुनाई पड़ रहा है और सिर्फ गुजरात मॉडल दिखाई पड़ रहा है, तो कितना वो लोगों को रिझा पाएंगे अगर वो गुजरात मॉडल की बात करते हैं हरियाणा में आकर के? नहीं, हरियाणा में देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हरियाणा में कोई इस तरह का राज्य नहीं है कि यहाँ पर कोई लोग बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है कि यहाँ पर आप गुजरात मॉडल की बात करके कोई रिझा पाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी रिझा पाएंगे तो जो उनकी अपनी अन्य बातें हैं, या जो एक सुशासन की बात है या गवर्नेंस की बात है, और चीज़ जो उनकी है, जो एग्रेसिव टोन उनकी है, आज आपने उनके जम्मू में भाषण सुना होगा, जिस तरह की वो बातें लच्छेदार और एक वक्ता के तौर पे करें, उनसे वो रुझाएं तो रिझाएं। मुझे नहीं लगता कि वो गुजरात के आंकड़े देकर यहाँ पर ये कह पाएंगे कुछ, हालांकि वो हरियाणा के इंचार्ज भी रहे। मुझे तो ये लगता है कि वो अपने जो हरियाणा से उनके पुराने संबंध हैं उनकी चर्चा शायद ज़्यादा करेंगे, क्योंकि 2000 के चुनाव में, हालांकि तब मैं आपको बताऊं कि तब बीजेपी की बहुत बुरा हाल हुआ था, चौटाला साहब ने अलायंस था उनके साथ, और तब नरेंद्र मोदी हरियाणा के इंचार्ज थे एज जनरल सेक्रेटरी। तो वो जो उनका संबंध हरियाणा से पुराना है उसकी बात तो वो जरूर करते हैं, और वो कहीं भी जाते हैं तो आपने देखा भी होगा कि नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते हैं वो हर राज्य से अपनी कुछ ना कुछ कनेक्शन बताते हैं। जिस राज्य में जाते हैं उसी को सबसे अच्छा राज्य, वहाँ के लोगों को सबसे अच्छा नागरिक बताते हैं। तो वो सब बातें तो हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गुजरात के मॉडल को यहाँ आपको रोक रहा हूँ, संशोधन करना है, एक जानकारी गलत दी इन्होंने। इन्होंने कहा कि 2000 में भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हुआ था, तो मैं मित्रों बताना चाहता हूँ 1999 में हम 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीते, और 2000 में बीजेपी और इनेलो मिलकर चुनाव लड़ी थी, हम बहुमत में आए थे। तो जब दोनों जगह हम जीत गए तो हमारा बुरा हाल कैसे हुआ, मेरी समझ में नहीं आता। दोनों लोकसभा में भी हम जीते और विधानसभा में भी हम जीते, फिर भी अगर जीतकर भी किसी की पार्टी का बुरा हाल होता है तो कमाल है जी। ऐसा बुरा हाल भगवान करे हमारा हर बार होता है। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं बताता हूँ, मैं अगर आप मुझे समझते तो मैं 99 में आपने जब चौटाला साहब की सरकार बनवाई,
जी, जब आपने 99 में चौटाला साहब की सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी, और 2000 में असेंबली उन्होंने समय से पहले डिसॉल्व करके चुनाव करवाए थे और उसमें उन्होंने अपने दम पर मेजोरिटी ले ली थी। मुद्दा और थोड़ा सा जो भटक रहा है बीजेपी क्योंकि की वोट सक्सेस फैक्टर रेट में आज थी, पर्सनालिटी पहले तो फैक्टर की बात हो रही है, इसीलिए आशीष दुआ जी जी, आपके पास भी आना जी। चाहेंगे। और आशीष जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर चलिए मानिए गुजरात मॉडल को नहीं भुना पाए मोदी, लेकिन क्या उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी लोगों को अट्रैक्ट करेगी? देखिए, 2-3 मुद्दे बहुत अच्छे उभर के आए हैं अभी, धन्यवाद करता हूँ गुरमीत जी का। और जवाहर जी का तो बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद है कि जिन्होंने डिबेट छोड़ने से पहले ही छोड़ दी रेस एकदम, कि मोदी जी की बात को वो मानने को तैयार नहीं है। वो तो मध्य प्रदेश ले गए, छत्तीसगढ़ ले गए, क्योंकि उनको पता है गुजरात तो टिक ही नहीं पाएगा उस मामले में। आप बोलिए, तो वो उसका तो जवाब पहले ही मिलेगा। भटका दिया उन्होंने अपने को। और नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, आपने बहुत बोला है, मैं आप मेरी भी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। दो गुजारिश है मेरी। एक तो गुजरात और उसका हरियाणा का जो गुरमीत जी ने मुद्दा उठाया कि गुजरात पहले से काफी एक डेवलप्ड स्टेट था जो, और पिछले 10 सालों में अगर हम कंपैरिजन करें ग्रोथ रेट्स का इन परसेंटेज टर्म्स, तो डेफिनेटली हरियाणा में वो हर उसमें डेफिनेटली बेटर हुआ है। दूसरा, एज पर्सनैलिटी जहां तक आप बात करते हैं, तो मोदी जी का जो अग्रेसिव पोस्चर के मैं और कोई नहीं, सब आपकी पार्टी में भी इतना सब लोग दुखी हो गए हैं उस मुद्दे से, उस तरह के पर्सनैलिटी क्लैश से। हुड्डा जी का शासन रहा है बहुत ही सॉफ्टनेस से, जो पुराना डर भय का वातावरण था स्टेट में, वो खत्म किया उन्होंने। तो एज यू नो, एज ग्रोथ रेट के साथ साथ एक वो भी पर्सनैलिटी फैक्टर है जो कि हरियाणा के जनता को पसंद आएगा। और आपके पास तो अपने कैंडिडेट भी नहीं है यहाँ पर, तो आप किस मुद्दे पे आप वोट लेंगे हरियाणा की जनता से? जी, मैं इसका एक जवाब देना जरा राम निवास जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी चर्चा में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। चूंकि इंडियन नेशनल लोकदल के 2 प्रमुख चेहरे इस वक्त पार्टी के साथ जुड़े हुए उस तरीके से नहीं है जैसे कि पिछले चुनाव में रहते थे। उनकी पर्सनालिटी का जो एक असर होता था, जो एक ऑरा बनता था उनकी पर्सनालिटी से, क्या इसकी कमी सीधे तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल इस वक्त महसूस कर रही है? मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। हमारे हरियाणा का इतिहास अगर देखो तो 3 लाल जी, जो कि उन्हीं के चारों तरफ इर्द गिर्द राजनीति घूमती थी, बंसीलाल और भजनलाल और देवीलाल। देवीलाल हरियाणा के निर्माता हुए, वो दोनों लाल खत्म हो गए। इनका किसान का बेटा अब मैं कहता हूँ व्यक्तित्व में बिल्कुल असरदार होता है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जब 2000 से और 2005 तक जब रही थी तो विकास हुआ था उसी के इर्द गिर्द। जहाँ तक आपने जो बात कही है कि 2 चेहरे जो अंदर हैं जी, आज तक भी अंदर चेहरे होने के बावजूद भी पार्टी अपने बिल्कुल उस पर अडिग है, खड़ी है, कहीं भी टूट नहीं है, बिखराव नहीं है। 10 के 10 कैंडिडेट बिना किसी अंतरकलह के, बिना किसी हुज्जत के 10 के 10 कैंडिडेट हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल ने उतारे हैं। और रही भाई अभी कह रहे थे कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस में तो भगदड़ सी मची हुई है। कांग्रेस ने अपने जो कोई राज्यसभा में भेज दिया है, कोई बीजेपी को उधार दे दिया है। कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास हरियाणा में खास तौर पे एक भाई जवाहर जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि हवा है मोदी की नाम की उनकी चल रही है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो खास तौर पे जब तक संगठन मजबूत ना हो लहर कुछ काम नहीं करती। तो फिर आपने क्यों कह दिया कि मोदी को हमारा पूरा समर्थन, अगर वो पीएम पद के उम्मीदवार हैं, वो उन्हें हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं? हमने ये नहीं कहा, हमने कहा है गैर कांग्रेसी सरकार बनाएंगे हम सेंटर में। नहीं, हमने अभय- कभी अभय- ये नहीं कहा। अभय चौटाला के बाकायदा बयान को अगर नाम- अभय याद चौटाला करें, का जो बयान आया है उसमें कि हम अभी के अगर हालिया गैर- बयान के लिए शुरुआती दौर के अगर मैं बयान की आपका बात थोड़ा करें सा- रामनिवास मैं जी, आपका उन्होंने सीधे थोड़ा तौर सा- पे ये कहा था कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर अगर सामने आए तो इंडियन नेशनल लोकदल बिना शर्त समर्थन करेगी। बिना शर्त अब भी गैर कांग्रेसी जो भी सरकार बनाएगा बिना शर्त अब भी हमारा समर्थन है। लेकिन हरियाणा में अब हमारे सामने बीजेपी, कांग्रेस का तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल भी टक्कर में नहीं है। आप मानते और हैं कि नहीं मोदी की लहर है या नहीं है? आप ये कहिए। मोदी की हवा हरियाणा में नहीं है, हरियाणा में नहीं है। खास तौर किसकी पे लहर है हरियाणा में? लहर इंडियन नेशनल लोकदल की है, चौटाला साहब की लहर है। उनको कंप्लीट वोट मिल रही है, मतदाता इतना जागरूक है। ठीक है, ये एक सीबीआई और कांग्रेस ने जो दुष्चक्र चला था उसके तहत ये अंदर हैं। और मैंने तो बतौर एडवोकेट हूं, मैं पेशे से, मैंने 340 पेज का जो फैसला है वो भी पढ़ा है। मुद्दा भटक रहा है कि आप क्या ये मानते हैं कि मोदी की लहर है? दूसरा, क्या आप मानते हैं कि गुजरात का जो मॉडल है वो एक आइडियल मॉडल है? क्या आप इन विकास के दावों पर यकीन रखते हैं? इससे आप सहमत हैं? हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की लहर है
और जहां तक विकास की बात है, हरियाणा में अगर सड़क, सीवर, शिक्षा, चिकित्सा, कोई सबका बुरा हाल है, कोई विकास नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा का तो कोई किसी भी तरह का इसमें प्रभाव नहीं है, कोई इसमें मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा इसका ऐसा नहीं है, ये स्टार प्रचारक नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल है, वही मैं आशीष दुआजी को कुछ आशीष दुआजी से जवाब आप दे दीजिएगा, मेरा सवाल उनका क्वेश्चन था, मैं इसको जवाब देता हूं, साथ साथ निपटाने की आदत है मुझे। एक तो आदरणीय आशीष दुआजी से मेरा निवेदन है, इन्होंने कहा कि हरियाणा ने गुजरात से बेटर विकास किया है पिछले 10 सालों में, तो उन्होंने कोई आंकड़े नहीं दिए, आंकड़े मैं दे देता हूं। गुजरात की जो सरकारी आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े। गुड़गांव की जो कृषि की विकास दर है वो 6% है, गुजरात की 11% है। और हमारे मित्र और पत्रकार ने कुपोषण की बात की थी गुजरात के मामले में, तो वो भी सीआईजे की जो रिपोर्ट है उसको मैं आपके सामने कर देता हूं। प्रोडक्शन हरियाणा की ज्यादा है सर, मैं एक एक का जवाब दूंगा आपको, आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा सबका। फिगर मुझे याद है सब। सुनिए ना, इसके अलावा मैं अपनी बात कह लूं ना, मैं अपनी बात कर लूं, उसके अलावा जवाब दीजिए। उसके बाद हरियाणा पे जो कर्जा है, अब आप बोल लीजिए पहले, उसके बाद मैं बोलूंगा। हम लोगों ने, आप बोल लीजिए। आप बताइए कितने मेडल आ गए ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, जो हरियाणा प्रदेश में कीजिए आप। ये इंडियन नेशनल लोकदल के जब अभय चौटाला जी थे, उनकी नीति बनाई थी, उन्हीं का आपने इनाम लिया है। इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला जी जब अध्यक्ष थे, तब ये नीतियां खेल की बनी थी, तब आपने मेडल लिया। आपका प्रश्न पूरा हो गया, अब मैं उत्तर दे दूं। अगर आपके प्रश्न पूरे हो गए तो मैं उत्तर देना चाहता हूं। आप दीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है जी? हाँ, नहीं, आपने बीच में, आपने अभी कुपोषण की बात चली गुजरात के मामले में, तो मैं आपको एक आंकड़े देता हूं, जो सरकारी आंकड़े 12 और 13 की रिपोर्ट है, जो सरकारी है, जो केंद्र सरकार ने जारी की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। उसमें यह है कि जो इस समय कुपोषण की स्थिति है, लड़कियां सुंदर दिखने के लिए दूध नहीं पीती, इसलिए सर हमें जवाब सुन लीजिए ना। अब आपके साथ, कांग्रेसियों के साथ ये दिक्कत है, जब आंकड़े की बात है तो सुनना नहीं चाहते, फिर वो विषय को भटका रहे हैं, टीवी के लिए डिबेट कर रहे हैं, दुनिया हमें सुन रही है और देख रही है, इसलिए मैं आंकड़े देता हूं प्रॉपर आपको। जो सरकारी आंकड़े हैं वो आपको बता रहा हूं। 2012 में गुजरात में 38.77 कुपोषण था, और जो कि राष्ट्रीय औसत थी 41.76। और 2007 में अगर जाते हैं तो 2007 में जो गुजरात में 71% कुपोषण था, वो 5 साल में घट के 38.77 आ गया और राष्ट्रीय औसत से नीचे आ गया। और जो हरियाणा की अगर बात करते हैं, हरियाणा में आज भी 43% है, और ये केंद्र सरकार UPA 2 की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। और करनाल और इसके अलावा जहां तक बात है रोजगार की, जो रोजगार है पूरे भारत में, सरकारी रोजगार अगर पूरे भारत में जो हुए 78% रोजगार केवल अकेले गुजरात में दिया है, और पूरे भारत में केवल 22%। अगर आप आएंगे तो आंकड़े लेके बैठा हूं, आंकड़े मेरे पास है। और दूसरा एक सरकार की, जिसने आपने एक महानायक खड़ा किया, ठीक है, अग्नि 1 मिनट 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अगर रेप के मामले में कहीं ऐतिहासिक वृद्धि पूरे भारत में हुई है तो वो गुजरात है। 77% महिलाओं के साथ रेप, हरियाणा है जिसमें 77% महिलाओं के साथ रेप। आपको रोक रहा हूं यहाँ पर, एक सेकंड और आपको रोक रहा हूं। जो आंकड़ों की आप बात करें ना, आंकड़ों पर एक पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार किया है हमने, उस रिपोर्ट से दर्शकों को जरा रोक नहीं, उसमें सच्चाई सामने आ जाएगी। साकेत, पहले एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे जवाहर जी, उसके बाद आपके पास आएंगे और आपको मौका देंगे अपने आंकड़े पेश करने का। हम भी कुछ आंकड़े पेश करना चाहेंगे, छोटा सा ब्रेक।